कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और एक एक चीज़ समझाया जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कोई भी चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये वाली बात बता दो, ये टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में। वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जो चैप्टर जो है वो 12th क्लास का पहला चैप्टर पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैंने बताया कि 12th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसका सिलेबस सिर्फ दो चीज़ों पे बेस्ड है, पहला पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी के अकाउंट्स। तो कंपनी के अकाउंट्स जो है वो दूसरी और तीसरी बुक्स में है, जबकि पहली बुक जो आपके पास है वो पूरी तरह से पार्टनरशिप पे बेस्ड है। तो पार्टनरशिप में मैं जो बुक की बात कर रहा हूँ वो टी.एस. ग्रेवाल्स की बुक की बात कर रहा हूँ। टी.एस. ग्रेवाल्स जो इस बार आई है और पिछले 2-3 बार से तीन हिस्सों में बट के आती है। पहला जो हिस्सा आता है वो पार्टनरशिप के लिए आता है, दूसरा हिस्सा जो आता है वो कंपनी के लिए आता है, तीसरा हिस्सा भी होता है वो कंपनी के लिए होता है, पर तीसरा हिस्सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी होता है। पहला हिस्सा फॉर द पार्टनरशिप, सेकंड जो होता है वो कंपनीज अकाउंट्स का होता है, और थर्ड वाला हिस्सा जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, यानी तीसरा वाला भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी ही होता है। तो पहले हिस्से में जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो पहला चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है कि पार्टनरशिप होता क्या है। मैंने पिछले वीडियो में पार्टनरशिप होता क्या है इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो पार्टनरशिप जनरल में थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ जी, ये फ्लो में पूरा बोल दिया है मैंने, बट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा समझाया है कि ये होता क्या है। चलिए, फिर भी मैंने जो पिछले वीडियो में बोला था वो लिखवाया है पीछे, जो बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो बोर्ड पे वही डेफिनेशन जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है वो मैंने लिखी है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पूरी डेफिनेशन यदि आप यहाँ देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये डेफिनेशन कहती क्या है वो मैंने पिछली क्लास में समझा दिया था। अब इसी डेफिनेशंस में से हमें निकालना है फीचर्स, इसी डेफिनेशंस में से फीचर निकालना है। इसी डेफिनेशन में से पार्टनरशिप की जो जितनी भी फीचर है ना इस डेफिनेशन से निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन से फीचर? सुनिए, पहला फीचर जो है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा? रिलेशनशिप होना चाहिए बिजनेस रिलेशनशिप। पार्टनर्स के बीच में बिजनेस रिलेशनशिप की बात कर रही है। वैसे चाचा ताऊ वाला रिलेशनशिप की बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिलेशनशिप मस्ट बी बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है। अब दो भाई हैं, वो रिलेशनशिप में तो वैसे भाई हैं पर वो बिजनेस में पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस में पार्टनर की। तो पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप की बात हो रही है वो बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो मैं इसे लिख दूं, देयर मस्ट बी बिजनेस रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में बिजनेस का रिलेशनशिप होना चाहिए, तब आप पहचान जाएंगे कि हाँ यही पार्टनरशिप है। उसके बाद आगे यदि मैं डेफिनेशन से उठाऊं तो डेफिनेशन से आगे उठेगा आपका टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए। पर्सन्स दो होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन वो होता है जो इस धरती पे जन्म लेता है, और आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जो इस धरती पे जन्म नहीं लेता। तो इस धरती पे ही उसका निर्माण किया जाता है। इस धरती पे कैसे आदमियों का निर्माण? अरे आदमियों का निर्माण नहीं किया जाता, इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाता है, कंपनी का निर्माण किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनकी भी अपनी एक अलग पहचान होती है, इनका भी अपना एक नाम होता है। तो ये भी पर्सन्स कहलाते हैं, बट ये जो पर्सन हैं ये नेचुरल पर्सन नहीं होते।
तो ये कौन से पर्सन होते हैं? ये होते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन। इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, नेचुरल पर्सन नहीं कहते। तो यहाँ जो पर्सन्स की बात हो रही है वो नेचुरल पर्सन्स की बात हो रही है। पार्टनरशिप में पार्टनर कोई कंपनी नहीं बन सकता, पार्टनरशिप में पार्टनर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। तो पार्टनरशिप में पार्टनर यदि कोई बनेगा तो वो होना चाहिए नेचुरल पर्सन जिसने इस धरती पे जन्म लिया हो, राम, श्याम, मोहन, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, यदि उसने इस धरती पे अवतार नहीं लिया होना चाहिए, जन्म लेना होना चाहिए, ठीक है। 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो इस धरती पे जन्म लिए हैं वो पर्सन्स कहलाएंगे। मैं लिख दूं इस बात को, बिल्कुल लिख दीजिए। 2 और मोर पर्सन्स फॉर पार्टनरशिप there must be at least 2 persons, at least 2 natural persons। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए, और वो भी कैसे पर्सन्स होने चाहिए? नेचुरल पर्सन्स। एग्रीमेंट, देखो इसी डेफिनेशन को पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में आगे मिलती है एग्रीमेंट, एग्रीड। एग्रीमेंट होना चाहिए किन के बीच में? इनके बीच में। ये है ना पर्सन्स, कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन्स। ये जो नेचुरल पर्सन्स लिखे हैं इनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए भाई साहब, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप करोगे, ठीक। अब मैं कह दूं कि फलाना आदमी मेरा पार्टनर है, वो कहता है मैं कब बना पार्टनर तेरा, ऐसा भी तो कह सकता है ना। तो इसलिए उसकी सहमति होनी जरूरी है, तभी तो वो पार्टनर बनेगा। तो इसलिए उसके दोनों लोगों के बीच में या 2 से जितने भी ज़्यादा लोग हैं उन सबके बीच में आपस में एग्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ, एग्रीमेंट की यदि बात करें तो एग्रीमेंट लिख के भी किया जा सकता है। स्टैम्प पेपर खरीद के लाइए और उसे स्टैम्प पेपर पे लिख के आप एग्रीमेंट कीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टैम्प पेपर ना खरीद के लाइए, क्यों बेमतलब में पैसा खर्च करना वगैरह। भाई सुन ले मेरी बात, यदि तू पार्टनरशिप करता है, रिटर्न एग्रीमेंट करता है, किस पे? वो स्टैम्प पेपर पे, तो वो ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा वैलिड है। और यदि तू सोचता है कोई नहीं भाई पैसे खर्च होंगे, इससे बढ़िया मैं ऐसे ही अपना काम चला लूँ, आपस में दोनों वैसे ही सहमति कर लेते हैं, क्या मतलब बेमतलब में पैसा खर्च करने का, तो ठीक है, वो भी राजी हो जाए। पार्टनरशिप एक्ट इसमें भी राजी है। पार्टनरशिप एक्ट मना नहीं करता, पार्टनरशिप एक्ट ये नहीं कहता कि लिख के एग्रीमेंट करो, वो कहता है कि बिना लिखे भी एग्रीमेंट करोगे चलेगा। मतलब कि ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट दोनों वैलिड है, दोनों में से कोई भी इलीगल नहीं है। बट ज़्यादा वैलिड मतलब कि इन फ्यूचर यदि आपको झगड़े नहीं पालने, कोई झंझट नहीं पालना, तो लिख लो, चलो मर्जी आपकी है। मैं लिखवा देता हूं क्या होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट among partners. The agreement can be oral or written. तो एग्रीमेंट आपका ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। चलिए आगे बढ़ें। शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर करना है, तो यदि प्रॉफिट शेयर करना है
बंटवारा करना है भाई प्रॉफिट का, तो कैसे करोगे बंटवारा? कैसे करोगे? जनरली पहले से तय कर लो भाई कि मेरा इतना हिस्सा रहेगा, तेरा इतना हिस्सा रहेगा, उसका उतना हिस्सा रहेगा। पहले से तय कर लो, प्री डिफाइंड कर लो ना, पहले से तय कर लो। बाद में झगड़ा प्रॉफिट हो गया फिर बोलो मैं ज़्यादा लूँगा, मैंने ज़्यादा काम किया, मैं, ऐसा नहीं चलेगा ना। इससे पहले से तय कर लो। नहीं किया पहले से तय, तो नहीं किया पहले से तय तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि बराबर बराबर बटेगा, कोई झगड़ा नहीं, सबको बराबर मिलेगा। ठीक है। There must be predefined profit sharing ratio among partners. दूसरा ले ले। There must be predefined profit sharing ratio among partners। ठीक है। अब यदि पहले से डिफाइन नहीं किया तो, यदि पहले से डिफाइन नहीं किया तो पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। इफ नो रेशियो इज प्री डिफाइंड, यदि पहले से कोई डिफाइंड रेशियो नहीं है, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, यहां लिख देता हूं मैं, विल बी इक्वल। ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ तक आ गए थे? रिलेशनशिप होता है टू और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट, शेयर प्रॉफिट्स, बिजनेस। बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप किस बात का? पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पार्टनरशिप तो कई प्रकार के होते हैं। बैटिंग में जब क्रिकेट खेलते हैं तो एक तरफ कोहली खेल रहा है, एक तरफ रोहित शर्मा खेल रहा है, दोनों रन बना रहे हैं, फिर दोनों में से कोई आउट होता है तो कहते हैं इनकी पार्टनरशिप 100 रन की रही, इनकी पार्टनरशिप 150 रन की रही। वो पार्टनरशिप की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बिजनेस वाले पार्टनरशिप की बात हो रही। ठीक है। तो बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। लीगल बिजनेस, देयर मस्ट बी लीगल बिजनेस लीगल बिजनेस होना जरूरी है फॉर पार्टनरशिप। लीगल क्यों भाई? लीगल का मतलब, लीगल मतलब कानूनी रूप से जो वैध है, ऐसा वाला होना जरूरी है, कानूनी रूप से जो वैध है। ठीक है। कानूनी रूप से वैध, वैध, हाँ वैध, जो भाई लीगली अलाउड है वो वाला। ठीक है। जो लीगली अलाउड है वो वाला बिजनेस ही करना है। यदि वो वाला बिजनेस ना करें, करो स्मगलिंग वाला बिजनेस करो, चोरी वाला डकैती वाला बिजनेस करो, ठीक है, लूट मार वाला बिजनेस करो, करो, पर फिर वहाँ पार्टनरशिप एक्ट लागू नहीं होगा, वो खुद देखना पड़ेगा तुमको। तो देयर मस्ट बी लीगल बिजनेस फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए लीगल बिजनेस होना जरूरी है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर इज एजेंट फॉर अदर। हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होगा। इट मीन्स एक्ट ऑफ वन पर्सन, एक्ट ऑफ वन पर्सन creates liability on other also। कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है।
इट मीन्स, इसका मतलब कोई एक आदमी कुछ करता है तो बाकी लोग भी लायबल होंगे, उनके ऊपर भी लायबिलिटी चढ़ती है, उनकी भी जिम्मेदारियां बनती है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पूछ के नहीं किया किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से, तो भाई देखो पार्टनरशिप में हो ना, धंधा के लिए यदि उसने बंदे के बेनिफिट के लिए यदि कुछ सोच के किया है उसने, भले बाद में नुकसान हो, तो सबको भरना पड़ेगा। कोई अकेला पार्टनर यदि बिजनेस के बेनिफिट के लिए कुछ करता है, इमरजेंसी में कोई डिसीजन ले लेता है, तुमसे नहीं पूछ रहा, बाकी पार्टनर से नहीं पूछा, तो ऐसी स्थिति में भी सारे लोग लायबल होंगे। कोई ये नहीं कहेगा मुझसे तो पूछा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये डेफिनेशन यहां से उठ के आई है। कहां से? ये फीचर यहां से उठ के आया है। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सब कर सकते हैं या और कर तो सब सकते हैं, बट यदि कोई नहीं कर रहा है तो कोई अकेला भी कर रहा है तो भरेंगे सब। तो इस म्यूचुअल एजेंसी को ना मैं अपनी भाषा में कहता हूं, करेगा कोई भरेगा कोई, नहीं भरेगा सब, सब भरेंगे सब। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आगे की पढ़ाई। हाँ जी, तो अगला टॉपिक जो है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी पार्टनर, जितने पार्टनरशिप जब बनता है तो पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट जो हो सकता है वो ओरल हो सकता है, एग्रीमेंट जो हो सकता है वो रिटन भी हो सकता है। तो यदि ओरल एग्रीमेंट है तो भी वैलिड है, यदि रिटन एग्रीमेंट है तो भी वैलिड है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि यदि ओरल एग्रीमेंट है तो फिर भविष्य में होने वाले झगड़ों का निपटारा करने में समस्या आती है। यानी फ्यूचर में पार्टनर्स आपस में लड़ पड़े कि भाई इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से सैलरी देना है, इस प्रकार से इंटरेस्ट लेना है, इस प्रकार से प्रॉफिट बांटना है, तो ऐसी स्थिति में फिर समस्या पैदा होगी। ऐसी स्थिति में यदि समस्या पैदा होगी तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, लॉ डिसाइड करेगा कि भाई किस प्रकार से प्रॉफिट देना है, किस प्रकार से फैसला करना है। पर यदि हम इन झगड़ों को पहले से ही सुलझा के चले, पहले से ही चीज़ों को लिख के चले, तो वो रिटन एग्रीमेंट, यदि आप रिटन एग्रीमेंट करके चलते हो तो भविष्य में झगड़ा होने की संभावना ही नहीं रहेगी। और इन केस यदि हो भी जाए, इन केस यदि झगड़ा हो भी गया, तो ऐसे स्थिति में आप वो पार्टनरशिप डीड ले जाके दिखा सकते हो कोर्ट में कि भाई ये देखो, हमने पार्टनरशिप डीड में पहले से इस बात को लिख रखा है, तो ये पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जो सारे पार्टनर्स के बीच में होता है और रिटन होता है, और इसमें सारी चीज़ें जो पार्टनरशिप से संबंधित है या फिर पार्टनर से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में लिख दी जाती है। इसके फायदे क्या है? फायदा ये है कि ये झगड़ा होने ही नहीं देता। यदि आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो झगड़ा होगा ही नहीं। ठीक है, पहले से सारे पार्टनर्स को पहले से पता होगा कि मैंने कौन कौन से क्लॉजेस के नीचे साइन किए हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट में बातें लिखी गई है, तो पार्टनर झगड़ा का संभावना रखेंगे ही नहीं, वो किसी भी बात पे एग्रीमेंट से बाहर जाएंगे ही नहीं। पर इन केस यदि फिर भी कोई पार्टनर जो है झगड़ा करता है, वो कोर्ट में चला जाता है, केस कर देता है फर्म के खिलाफ या फिर दूसरे पार्टनर के खिलाफ, तो फिर ऐसे स्थिति में यदि कोई पार्टनर फिर भी कोर्ट में चला जाता है, तो ऐसे स्थिति में भविष्य में मतलब जो झगड़ा हो चुका है, जो कोर्ट में केस जा चुका है, तो वहाँ पे कोर्ट में एविडेंस के तौर पे आप पार्टनरशिप डीड को यूज कर सकते हो कि पार्टनरशिप डीड में ये बातें पहले से लिखी हुई हैं। इन्हीं बातों को मैंने बोर्ड पे लिखवाया है। चलिए बोर्ड पे पढ़ते हैं कि बोर्ड पे मैंने क्या क्या बातें लिखवाई है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है किनके बीच में? अमंग पार्टनर्स के बीच में, विच इनेबल्स, पार्टनर्स को यह अधिकार देता है टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट्स,
कि भविष्य में किसी भी प्रकार के झगड़ों से बचे। क्यों बचे? क्योंकि एग्रीमेंट में लिख चुके हो भाई, एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकते। इट कंटेन्स मैनी क्लॉजेस, इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। किस चीज के क्लॉजेस? जिनमें डिटेल्स होती है। किस बारे में डिटेल? अबाउट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बारे में और पार्टनर्स के बारे में। बस इतनी सी बात है पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड कोई बहुत बड़ा खतरनाक वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, या भी ये भी कह सकते हो पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो रिटन एग्रीमेंट है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। विच इनेबल्स पार्टनर्स, जो पार्टनर्स को इनेबल करता है, मतलब कि उनको अधिकार देता है कि भविष्य में होने वाले झगड़ों से बच सके। और इट कंटेन्स मैनी क्लॉजेस, के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस हैं, कंटेंट्स हैं जो पार्टनरशिप के बारे में बात करता है और या फिर पार्टनर्स के बारे में बात करता है। फायदे क्या हैं इसके? इसके दो फायदे हैं भाई साहब, इसके दो फायदे हैं। भविष्य में झगड़ा होने ही नहीं देगा, और यदि झगड़ा हो गया तो उसको सुलझाने के लिए मदद करेगा। ये कैसे मदद करेगा? ये एविडेंस के तौर पे, सबूत है ये सबूत के तौर पे मदद करेगा आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लिखे क्या क्या जाते हैं? मैंने कहा कि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड सारे जानकारियां रखता है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या जानकारियां हो सकती है? पार्टनरशिप से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड जो जानकारियां मैं यहाँ बता दूं आपको, तो सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो लिखी जाती है कि फर्म का नाम क्या डिसाइड हुआ है। फर्म का नाम, हाँ बिल्कुल, ABCN कंपनी, राम एंड श्याम एसोसिएट्स, ऐसा कुछ कंपनी फर्म का नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है फर्म का। तो फर्म का नाम डिसाइड किया जा सकता है। क्या नाम हो सकता है फर्म का? कुछ भी, ABCN कंपनी, राम एंड श्याम एसोसिएट्स, ये फर्म के नाम होते हैं, ठीक है। ये एसोसिएट्स वाले जो होते हैं ना, ज़्यादातर लीगल फर्म होते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले जो फर्म होते हैं, CS फर्म वगैरह जो होती है एसोसिएट्स होती है ज़्यादातर। अच्छा, उसके बाद एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म कहाँ पे बना है, कौन सी जगह का रजिस्टर एड्रेस है आपका वो। नेचर ऑफ बिजनेस, धंधा किस प्रकार से है, किस प्रकार का धंधा, धंधा कैसा है, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो, CA सर्विसेज दे रहे हो, या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, या फिर कोई बिजनेस प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बताओगे यहाँ पे। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, पार्टनर्स कहाँ रहते हैं, पार्टनर्स कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके एड्रेस क्या हैं, वो सारी बातें। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का मतलब किसने कितना कैपिटल लगाया, किसने कितना कैपिटल दिया, ठीक है। तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स यहाँ आता है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले से तय कर ली जाएगी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, 3-2-1 रहेगा, 2-2-1 रहेगा, इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, ये ऐसे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नजर आएगा। 3-2-1, 3 पार्टनर है तो, ठीक है। यदि 3 पार्टनर है ABC तो उनका ऐसे रेशो हो सकता है, 2 पार्टनर है तो उनका कोई और रेशो हो सकता है, कोई भी रेशो हो सकता है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी रेशो हो सकता है। यदि इक्वल है तो तीनों पार्टनर का 1-1-1 रेशो ऐसे होगा, इसे इक्वल भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड इक्वल। ये इक्वल है जब तीनों का बराबर होगा, 1-1-1। चलिए आगे बढ़े तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, होता क्या है कि कई बार किसी पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगाया होता है, किसी पार्टनर ने कम पैसा लगाया होता है। तो यदि पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगाया है बिजनेस में, तो प्रॉफिट यदि उसको बराबर मिले तो उसको बुरा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, पार्टनर्स पहले से तय कर लेते हैं कि भाई जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया है, किसी ने कम कैपिटल लगाया है, तो एक काम कर लेते हैं, इस समस्या का हल निकालते हैं। हल कैसे निकालेंगे इस समस्या का? इस समस्या का हल निकालेंगे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर देंगे कैपिटल के ऊपर। पार्टनर्स ने जितना भी कैपिटल लगाया है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर देंगे कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैपिटल के ऊपर देंगे। अब भाई जिसने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, किसी ने 10 लाख रुपए लगाया है तो 10%, 10 लाख का 1 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट मिलेगा। किसी ने 2 लाख ही लगाया है तो 20,000 इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर तय किया जा सकता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं है तो
तो बात आगे करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तय किया जाता है कि यदि पार्टनर्स पैसा निकाल लेते हैं धंधे में से किसी पर्सनल काम के लिए, तो उनसे उनसे ड्राइंग पे पैसा और ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्यों? पहले तो कभी ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमने निकाला नहीं था। निकाला था, याद करो 11th क्लास में आपने छोटा मोटा एक आध जगह कहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला होगा शायद, पर वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना उतना कोई फिजिबल नहीं बनता है, वहाँ कोई इतनी ज़रूरी नहीं बनता, क्योंकि एक ही पर्सन है जो आपका मालिक है, उसी आदमी का पैसा है सारा का सारा, तो उसी ने ड्राइंग किया है और उसी से तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट भी उसी के पास जाता है ना। पर यहाँ पार्टनर एक नहीं है, मालिक एक नहीं है, मालिक एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा मालिक है, तो यदि कोई पार्टनर पैसा निकालता है बिजनेस से पर्सनल काम के लिए, तो उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, पर ये भी इंटरेस्ट तभी चार्ज किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा तो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होगा तभी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से मेंशन किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़े, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का मतलब है पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट, है ना। बाहर वालों से लोन लोगे वो थोड़ी तुम तय करोगे, वो तो बाहर वाला लोन देने वाला तय करेगा ना, वो डीड में थोड़ी लिख दोगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने यदि लोन दिया है फर्म को तो उसको किस प्रकार से इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और फर्म ने यदि किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उससे किस प्रकार से इंटरेस्ट वसूला जाएगा, किस रेट से, तो ये सारी बातें तय होती है। उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होता है, गुडविल हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ख्याति, हिंदी में कहा जाता है इसको ख्याति। और मतलब क्या होता है, मतलब तो इसे जनरल सेंस में लोग कहते हैं फेमिसिटी, पर ये फेमिसिटी होती नहीं है, वो होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी। किसी भी बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो गुडविल होती है, ठीक है। प्रसिद्ध होने से गुडविल नहीं होती, जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है उसकी गुडविल ज़्यादा होती है, जो कम प्रॉफिट कमाता है उसकी गुडविल कम होती है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के मेथड करने, वैल्यूएशन के मेथड अलग अलग होते हैं। वैसे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है इसके बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद, वो अगला चैप्टर जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर ही है। पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस प्रकार से की जाए ये कहीं पे भी किसी भी कानून में लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ना किसी एक्ट में लिखा हुआ है, ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ना IFRS में लिखा हुआ है, कहीं पे भी तय नहीं है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस प्रकार से की जाए। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है डिपेंड करता है वैल्यूअर के ऊपर कि वैल्यू कैसे करना चाहते हो, तो वो वैल्यू किस प्रकार से किया जाना है ये पार्टनरशिप फर्म पहले से डिसाइड कर सकती है, और डिसाइड करके लिख सकती है कहाँ पे, अपने पार्टनरशिप डीड में, कि भाई हमें मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है इस प्रकार से रखना है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया अभी तक इस चैप्टर में बाकायदा लिखवा के वो पढ़ाया दो चीजें। पहली चीज कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बाद पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर ही फीचर छुपी होती है, मैंने बताया था, उस डेफिनेशन के अंदर से जो फीचर है वो हमने निकाला है, डिराइव किया, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, यदि वो रिटन है तो। ओरल है तो, ओरल है तो किस बार का डीड, वो डीड जब भी होता है जब वो रिटन होता है, स्टैम्प्ड होता है, अदरवाइज वो ओरल वो पार्टनरशिप डीड नहीं है। चलिए, तो अब तक मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी हैं। अब जो अगला वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका आगे का थ्योरी पार्ट के ऊपर ही। तो दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला, मतलब दूसरा वीडियो जो होगा वो थ्योरी का सेकंड वीडियो होगा, सेकंड वीडियो थ्योरी का होगा। उसके बाद हम जो अगला वीडियो पढ़ेंगे थर्ड वाला, वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपके TS ग्रेवाल से, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी देख रहा है ना वो इसे सब्सक्राइब करे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हो आपको अपडेट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी देखते हो तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि उससे आगे की चीज़ें आपको मिले। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे की चीज़ें नहीं मिल पाएगी भाई। और यदि आप सब्सक्राइब करते हो तो भी हम एफर्ट्स ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और बढ़िया से बढ़िया लेके आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो और अच्छे मिलेंगे, पूरा सिलेबस मिलेगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और एक एक चीज़ समझाया जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप
कोई भी चीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये वाली बात बता दो, ये टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में। यकीन कीजिए उसके अगले वीडियो में आपको मैं वो टॉपिक बताऊंगा, भले ही मैं चैप्टर कोई सा भी पढ़ा रहा हूँ, समय निकाल के आपको वो वाला टॉपिक जरूर बताया जाएगा। जो चीज़ आपने कमेंट में लिखा है, कॉमर्स का कोई भी वर्ड, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी वर्ड, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है। मैं आपको वो बात बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू और सब्सक्राइब जरूर करें।